टाई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर क्या भाई 12 दिसंबर 2017 का पेपर। 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर आया था और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, उससे पहले हम ये भी बता दें आपको कि हमने 1991 का एक पेपर करा दिया है। 20 साल पहले किस टाइप का पेपर आता था वो भी हम करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पेपर नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख सकते हैं। साथ साथ अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, जिससे कि आपको भी पता लगता रहे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और हमें भी पता लगता रहे कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो ये तो शुद्ध वाक्य बताना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4 ऑप्शन है उसमें चौथा ऑप्शन मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यहाँ पर शुद्ध है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यही शुद्ध है। बाकी यहाँ पर सभी अशुद्ध वाक्य हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 बात करें, बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खेल के वचन संतन सह जैसे, इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो क्या गया है भैया, दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिया जाए तो वहाँ पर क्या है, दृष्टांत अलंकार होता है, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट नहीं होती। दृष्टांत अलंकार में क्या है भाई, एक बार फिर से समझ लें आप। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिया जाए, लेकिन शब्दों में वहाँ पर समानता प्रकट नहीं होती। समानता ना प्रकट हो लेकिन दृष्टांत दिया जाए तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। और यहाँ पर भी ऑप्शन आप देख सकते हैं सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अन्यत्या अनुप्रास अलंकार। ठीक है जी, मतलब ये अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर पदांत में, पद के अंत में एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है। एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की, जैसे यहाँ पर आई जाई, तो लास्ट में क्या आ रहा है, दोनों में बड़ी ई आ रहा है, तो यहाँ पर बड़ी ई की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा भैया, धातु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। मतलब अमीर खुसरो ने किस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं लिखी है। तो गीत उन्होंने नहीं लिखे हैं, उन्होंने गज़ल भी लिखे हैं, उन्होंने पहेलियाँ भी लिखे हैं और उन्होंने खालिक बारी को भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं लिखे, उन्होंने गीत नहीं लिखे हैं। और हम आपको ये बता दें कि अमीर खुसरो ने 100 संख्या में 100 जो है ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट की बात करते हैं, परिंदे कहानी निम्नलिखित वर्णित में से किस कथाकार की है। परिंदे किस कथाकार की कहानी है ये बताना है। तो परिंदे हैं भाई निर्मल वर्मा की। परिंदे किसकी है, निर्मल वर्मा की यहाँ पर कहानी है। कौन सी, परिंदे। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पर बाकी भी हैं, भीष्म साहनी, मुक्तिबोध और प्रेमचंद, ये सभी जो हैं, अगर इनकी बात करें तो भीष्म साहनी की कहानी की अगर बात करें तो यहाँ पर खून का रिश्ता भीष्म साहनी की प्रसिद्ध जो है रचना है। चीफ की दावत जो है ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। अगर मुक्तिबोध की बात करें तो कांट का सपना और सतह से उठता हुआ आदमी, ये इनकी प्रसिद्ध है। और अगर प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद की पंच परमेश्वर है, सूत है, ये इनकी जो है प्रमुख कहानियाँ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन यहाँ पर हैं आपको। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ इन्हें सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार।
कौन सा? मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन, और इन्हें ये पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? मेरे भाई मेरे चांद मेरे दिल के टुकड़े 2013 में ये पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पूरा पूरा एक पैरा दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चनों की बात की गई है। 8वां क्वेश्चन भी इसी पैरे पर है और 9वां क्वेश्चन भी इसी पैरे पर है। पैरा देख लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्य शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने और उनके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषता है, जिसमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता और सहिष्णुता तथा समन्वयता। तो यहाँ पर ये पूरा पैरा रहा। अब क्वेश्चन की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति की विशेषता, सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम है? देखिए अगर इस गद्यांश की भी बात ना करें तो विषम का तो आप वैसे बता सकते हो। विषम का क्या होता है? सम। विषम का उल्टा क्या होता है? सम। ये तो गणित में भी आता है, ये हिंदी में भी आता है, गणित में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? सदैव का कौन सा जो है यहाँ पर विच्छेद सही है? तो यहाँ पर सदा प्लस एव, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सदैव जो है यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। साथ साथ यहाँ आपको बता दें कि सदैव में क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। क्या है? कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? मतलब बहुवचन बताना है तो बिल्लियां जो हैं वो बहुवचन, ए ऑप्शन जिसमें लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्यांश में विशेषण कौन सा है? विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताता हो, और फूल की विशेषता यहाँ पर बताई गई है पीले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीले जो है वो विशेषण का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? पीले विशेषण का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, सर्प और नाग जो है इसका समानार्थी अर्थ है। अगर हम बात करें, देखिए पर्वत के क्या क्या होते हैं? पर्वत के भूधर होता है, भूधर जो है पर्वत का है, शैल पर्वत का है, पहाड़ पर्वत का है, नग पर्वत का है। बात करें क्षीर और पै की तो ये किसके हैं भैया? दूध के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह है प्रतीप का उदाहरण है। प्रतीप, ठीक है जी। किसका उदाहरण है? प्रतीप का उदाहरण है। और प्रतीप अलंकार जो है ये किसका उल्टा होता है? ये उल्टा होता है उपमा अलंकार का उल्टा। उपमा अलंकार का उल्टा ही क्या होता है भैया? प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा कौन सा है? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से टीका टिप्पणी। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? त्रुटिवाचक शब्द बताना है। किसमें है त्रुटि, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं यहाँ पर त्रुटि किसमें है? स्त्रियों में त्रुटि है। किसमें त्रुटि है? स्त्रियाँ जो शब्द जो है मात्रा इधर लगनी थी, स्त्रियों में जो है मात्रा इधर से लगनी थी ये मात्रा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? विलोम शब्द बताना है। तीव्र का विलोम शब्द होता है मंद। अब कहेंगे भाई जो है यहाँ पर धीमा भी हो सकता है, लेकिन देखिए तत्सम का तत्सम उल्टा होता है और तद्भव का तद्भव उल्टा होता है। अगर यहाँ पर तेज की बात करें तो मंद है, सरल मतलब तेज की बात करें तो मंदा, और सरल की बात करें तो यहाँ पर कठिन, और धीमा का हो जाएगा यहाँ पर, धीमा का भी यहाँ पर क्या तेज ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर तीव्र की बात करी गई थी तो मंद हो जाएगा।
नेक्स्ट है इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। असंगत जो गलत है उसे बताना है। तो यहाँ पर दोस्त और सखा जो है दोनों एक के ही मतलब समानार्थी शब्द हैं, जबकि यहाँ पर विलोम शब्द की बात करी गई है। नेक्स्ट है महादेव वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जीके में पूछा गया है। तो ये यामा के लिए मिला है और साथ साथ आपको यहाँ पर बता दें कि इन्हें यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। पहली महिला भी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है 1982 में। नेक्स्ट की बात करें इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है, मतलब नदी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वारी जो है वो नदी का नहीं है, वारी किसका है, पानी का है। किसका है भैया, पानी का। और यहाँ पर पूछा गया है किसका है, नदी का। इनमें से कौन सी रचना राज्ञ राघव की रचना नहीं है। राज्ञ राघव की रचना कौन सी नहीं है। तो जीवन के पहलू जो है वो राज्ञ राघव की रचना नहीं है। राज्ञ राघव की रचना नहीं है जीवन के पहलू। तो अगर जीवन के पहलू ही कल आपके पेपर में आ जाए तो ये किसकी रचना है, ये भी बता देते हैं आपको। अमृत राय किसकी रचना है, ये है अमृत राय की। कौन सी, जीवन के पहलू। और बाकी अधूरी मूरत, देवदासी और साम्राज्य का वैभव ये सभी किसकी हैं, राज्ञ राघव की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट माला फेरना दिए गए विकल्पों में से किसका जो है प्रस्तुत जो मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। तो किसी का बुरा सोचना ही उल्टी मारा फेरने का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है और इसके रिक्त स्थानों को हमें भरकर वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, मतलब डिब्बे का बहुवचन बताना है। डिब्बे का बहुवचन, डिब्बा का बहुवचन क्या हो जाएगा, डिब्बे। तो देखिए डायरेक्ट मैंने पहले ही बता दिया आपको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट में भी आप ये अपना आकलन कर सकते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे काम भी ना करें तो कम से कम अपने पेपर को, जो पेपर हो चुके हैं ये, इन्हें करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, किससे हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपभ्रंश से हुआ है सभी भारतीय भाषाओं का विकास। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की डैश व गौरवशाली डैश रही है, क्या रही है। यहाँ पर दोनों ही स्थानों को कौन सा शब्द पूरा करेगा। तो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, क्या रही है, वैभवशाली और गौरवशाली परंपरा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ सबकी एक सी दशा है। प्रस्तुत वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है ये आपको बताना है। देखिए घर घर के मटियाले चूल्हे कहते हैं, नहीं, घर घर के मटियाले चूल्हे। तो इसका मतलब क्या है, सबकी भैया एक ही दशा है। देखिए यहाँ पर क्या है 26 से 29 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी ये बाकी क्वेश्चन भी लेंगे। 28 भी है, 27 भी, आप टेंशन ना लो, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ने के। ये कई बार हो जाता है क्वेश्चन लगाने में आगे पीछे लग जाता है, लेकिन आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। 28वां क्वेश्चन देखो, कागा चला हंस की चाल, इसको पूरा करना है। लोकोक्ति को पूरा करने के लिए आगे हमें क्या लगाना चाहिए, कागा चला हंस की चाल, कागा रहा ना हंस, क्या हो जाएगा, कागा रहा ना हंस, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तुम बैठो मैं भी आया, इस वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है। तुम बैठो मैं भी आया, तुम बैठो मैं भी आया, मतलब अभी की बात कर रहा है और अभी क्या चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपने 27 देख लिया, 28 देख लिया, 29 देख लिया, और अब कौन सा क्वेश्चन की बारी आएगी भैया, 30 की। तो 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30 की बात करें, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द कैसा है, मतलब कैसा है। तो देखिए वैसे तो यहाँ पर जो सही उत्तर बनता है हस्ताक्षर शब्द के लिए वो नित्य बहुवचन बनता है। क्या बनता है, नित्य बहुवचन है। लेकिन जो बोर्ड ने माना था वो माना था नित्य एक वचन। तो आप जो है आने वाली परीक्षा में भैया वैसे तो सी ऑप्शन लगाएं, क्योंकि जो सही है वो यही है,
कोर्ट में जाएगा, फिर यहाँ पर ये ही सही आएगा, नित्य बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? मटमैला शब्द क्या है? ऐसा देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया, विशेषण है। विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। वहाँ पर पीला था, यहाँ पर क्या है? मटमैला है, मतलब विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द को पहचानिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर रचयिता जो है वो क्या है? अशुद्ध शब्द है। क्या है? रचयिता। कैसे लिखा जाता है? रचयिता लिखा जाता है, यह पे मात्रा आएगी, यहाँ पर रचयिता ऐसे लिखा जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, पंडिताइन। क्या हो जाएगा भैया? पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा है? विभावना अलंकार का उदाहरण यहाँ पर डी ऑप्शन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। ये क्या है? विभावना अलंकार का उदाहरण है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। कहाँ? जहाँ बिना किसी कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे? तो क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के ये दरबारी कवि रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसके पास कुछ न हो वह डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? जिसके पास कुछ भी ना हो वह क्या कहलाता है? आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, और उसे कहा जाता है अकिंचन। क्या कहा जाता है? अकिंचन। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर। सुधाकर बताना है। सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? सुधाकर चांद। चांद को कहा जाता है सुधाकर। अगर धरती के लिए कहें तो भू है, धरा है। हवा के लिए कहें तो पवन है। रात के लिए कहें तो निशा है और रैन है। नेक्स्ट की बात करें तो श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत पंक्ति को पूरा करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो कृष्ण भक्ति ही क्या है? सत्य है, अन्यथा सब मिथ्या है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग में जनता रामराज के आने के स्वप्न देखती आई है। स्वप्न देखती आई है। स्वप्न यहाँ पर क्या होना चाहिए था? स्वप्न जो है देखती आई है। तो यहाँ पर देखें, जनता राम राज्य के स्वप्न देखती आई है। 39वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हर युग में होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हर युग में। हर युग से नहीं होता, हर युग में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं। वैसे तो देखिए स्वप्न भी यहाँ पर गलत ही आ रहा है। स्वप्न लिखने में जो है ये लिखा जाता है अध से व अध पे न। स्वप्न इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो गलती तो यहाँ पर 2 में है। नेक्स्ट की बात करते हैं, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? मतलब कैसा है ये? तो यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। दांत जो है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से आगे सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान चलेगा। क्या है? 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण मतलब रो का प्रमुख कौन था? ये कब की बात है? 2017 की बात है। 2017 में कौन था? तो ये थे अनिल धस्माना। कौन थे भैया? अनिल धस्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने अधिक नहीं हो सकती? कितने परसेंट तक हो सकती है? तो 15% तक हो सकती है। और छोटे राज्यों में मंत्रिमंडल केवल 12% तक होता है। बड़े राज्यों में भी 15% होता है और केंद्र में भी 15% होता है। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 15 के भाग 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस हाल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर 1917 में सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। दूसरा है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निर्वासित न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो 44 के लिए यहाँ पर दोनों ही जो है सही है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है शेयर बाजार और वादा बाजार। ये जो है संघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी या आतंकवादी, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ये लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि देखिए ए ऑप्शन आपके सामने है, इससे सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। आगे ऑप्शन है यह ऐसान क्षेत्रों में निर्वासित लोगों को परामर्श देता है कि वे मौलिक अधिकारों का आदर करें। और तीसरा ऑप्शन है यह एक ऐसी विधि है कि रचना करने पर बल देता है जो सेना और सर्वसाधारण के लिए समान हो। और चौथा यह है स्वतंत्र देश शत्रु देश और आम अपराधी में अंतर निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसके लिए यहाँ पर ए ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटा गया है? तो यहाँ पर किस अनुपात में बांटा गया है? 60:40 के अनुपात में बांटा गया है। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? किस मामले के कारण माना जाता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण के मामले में यह माना जाता है। निम्न में से किसे वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? पहला है इसमें आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उनकी धमकी देना। दूसरा है मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। तीसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम पर सार्वजनिक तौर पर गाली देना। और चौथा है किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भावना को बढ़ावा देना। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही बनेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही बनेगा, मतलब चारों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? राज्य के नाम सीमा इत्यादि परिवर्तित करने का विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही लेती है। दूसरा है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करें तो 50 के लिए यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट है स्वयं समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? स्वयं समाप्ति ऋण का मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है इसमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करें तो 52 के लिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? जावक निवेशक। नेक्स्ट है जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे के रूप में जाना जाता है? किस बाजार के रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। उसे जाना जाता है प्राथमिक बाजार के रूप में। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? तो कौन सी सूचना
मांगी जा सकती है। यहाँ पर देखिए दोनों ही सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। किसी भी परीक्षा संचालक निकाय जैसे उदाहरण स्वरूप गेट है या IIM है या UPSC है, इनसे किससे भी उत्तर पत्र की प्रतियां मांगी जा सकती हैं। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति भी मांगी जा सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम कराने का आश्वासन दिया है? तो कितने परसेंट तक कम कराने की बात कही हमने? 20 से 25% कम कराने की यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन के बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। डैश को वृषभ चक्र और अस्त्र युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। तो इसका कौन सा है भैया? ये कब अंगीकृत हुआ? ये सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बात करें तो 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शेर बहादुर जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। कब? 30 नवंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा है। दूसरा, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। और तीसरा, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है। तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ सही है? तो यहाँ पर 59वें क्वेश्चन के लिए अगर मैं बात करूँ तो 59वें के लिए यहाँ पर ए और बी जो है वो सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षभ के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो ये पर्वतीय जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया है? कौन सा नहीं आया है? तो वो है भैया सी सत्यम कंप्यूटर मामला जो है इसकी वजह से जांच पड़ताल की वजह से कोई विवाद में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना से शुरू करके सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है वो बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 62 की बात करें तो सबसे पहले आपातकाल, फिर जो है सी ऑप्शन हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, और उसके बाद जो है MC मेहता बनाम भारत सरकार। तो कुल मिलाकर ACB इसका ऑप्शन सही बनेगा। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? कितनी पद्धतियां हैं? तो यहाँ पर 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी है? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृति। और ये जो है इस तरह से 3 जो है टाइप है हमारे पास। नेक्स्ट है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये है? कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो 64 के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? दीन पनाह शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डैश एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा है? तो यहाँ पर 66 के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ये है वायर टेपिंग। क्या है भैया? वायर टेपिंग। क्वेश्चन आपके सामने ये है और आंसर आपका इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? मतलब ये जो संकेत दिया गया है ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है भाई आगे पतली सड़क है, इसको दर्शाता है। निम्न में कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? कौन सा बन गया इन महत्वपूर्ण इनपुट? तो यहाँ पर अगर बात करें तो
क्वेश्चन नंबर 68 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्वरकों का इसके बाद ज़्यादा प्रयोग हुआ। संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो 69 मतलब 69वें क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परजीवी गोलकृमि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? तो मोट वेट जो है वो आयकर से संबंधित नहीं है। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार जोड़ना है और घटना जो सबसे पहले घटी उसे पहले और सबसे बाद में घटनी घटना को सबसे बाद में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये बिल्कुल क्रम सही है। उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ सबसे पहले, फिर राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत किया गया, फिर संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत किया गया और सबसे बाद में जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हुआ। कुल मिलाकर ए बी सी डी जो है क्रम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव आबादी में बीमारियां और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है महामारी विज्ञान। क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान। नेक्स्ट, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम डैश के द्वारा समर्थित हो। कम से कम कितने के द्वारा समर्थित हो? तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 से। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पद यात्रा की और सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाएं? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो सी ऑप्शन सही है, जनादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, डैश का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो बिना वारंट के किस अपराध में गिरफ्तार कर सकती है? ए ऑप्शन संज्ञेय अपराध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है? क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। नेक्स्ट की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सभी जानते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं कौन? कौन निभाते हैं? तो ये मंत्रिमंडल सचिव जो है ये इसकी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन था? कौन था महानिदेशक यहाँ पर 30 नवंबर 2017 को? तो ये थे ओपी सिंह। ओपी सिंह बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 80वां क्वेश्चन, मछली की किस्मों के तल मजीज प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ए ऑप्शन है, समुद्र के गहरे पानी में इस टाइप की मछलियाँ पाई जाती हैं या इस प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये 80 क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 81 क्वेश्चन होगा। नंबर 81 की बात करें तो देखिए यहाँ से चलते हैं, कैसे चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है 2017 का जो पेपर है उसका। उस संख्या समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये बात समझने वाली। रीजनिंग के क्वेश्चनों में कई तरह के लॉजिक आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बाहर 9 और 7 लिखा गया है, तो अगर 9 और 7 की मैं गुणा करूँ तो 963 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 963। और 9 और 7 को ही अगर मैं जोड़ दूँ तो हो जाएगा 16। और इन दोनों का योग कितना बनेगा? 79, 79 यही बीच में आ रहा है। अगर यहीं पर इसी तरह से दूसरी संख्या की हम बात करें तो 6 पंजे 30 और 6 और 5 11, कुल मिलाकर 41, ये भी सही हो रहा है भाई। अगर इसमें आ जाएं तो ये देखें 9 6 54 और 9 और 6 15, 54 और 15 कितने हो जाएंगे भैया? 69, ये भी सही हो रहा। तो लास्ट वाला ही गलत होना चाहिए। अब 7 8 56 प्लस 8 7 15 है, 56 और 15 यहाँ पर जुड़ने हैं तो 71 बनना है। और आ कितना रहा है यहाँ पर? 56। तो इसका मतलब यही गलत है। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्तिक 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है और बाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? देखिए आपको एक बात समझनी है,
आप पेपर में हैं, घर हैं, घेर में बैठे हैं, अपने स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या कमरे पर हैं, कहीं पे पर भी है तो ये दिशा यही रखनी है आपको। पूरब इधर लिखना है आपने, पश्चिम यहाँ पर लिखना, उत्तर यहाँ पर और दक्षिण यहाँ पर। कुल मिलाकर इसी तरह से आपको चलना है। तो 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला, चलिए भाई 10 किलोमीटर चला। उसके बाद बाएं, बाएं का मतलब अपने लेफ़्ट साइड, बाएं का मतलब अपने लेफ़्ट साइड और दाएं का मतलब अपने राइट साइड। तो अपने लेफ़्ट साइड मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, 4 चला। फिर बाएं मुड़ा मतलब लेफ़्ट साइड मुड़ा और 13 किलोमीटर चला। तो ये 13 आ गया भैया। तो वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी पूछ ली गई है। अब एक बात बताइए, ये वाली दूरी कितनी है भैया, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी। ये 10 है तो इसके सामने की 10, तो ये बचे 3। कुल मिलाकर ये 3 है और ये कितनी है, 4 है। अब ये दूरी निकालनी है तो यहाँ पाइथागोरस कहती है कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर किसके होता है, 5 के वर्ग के। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी भैया, 5 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। डी ऑप्शन इसका भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, कुमार कह रहा भैया, कौन कह रहा, कुमार। कुमार ने कहा कि वो मेरी सास, अब पहले इसकी सास आई भाई, सास के पति, सास के पति उसी पीढ़ी में है तो वो उसी लाइन में आ जाएंगे भाई। जैसे पीढ़ी बड़ी होगी तो ऊपर लिखेंगे और पीढ़ी जो है इससे छोटी होगी तो नीचे लिखेंगे। पति के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे इसके सामने आ जाएंगे, यहाँ पर बेटा आ गया, इसके इकलौते बच्चे का बेटा, इकलौते बच्चे का बेटा यहाँ पे है। तो उस व्यक्ति का कुमार से क्या संबंध है, कुमार से क्या संबंध है। अब देखिए इकलौता बच्चा कहा, बेटा नहीं कहा, इकलौता बच्चा। बच्चे का मतलब वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी। जब इसकी ये सास है तो ये इसकी लड़की हुई और इसकी लड़की का लड़का, और मतलब जब इसकी सास है तो इसका मतलब इन दोनों की शादी हुई होगी, और जब शादी हुई है तो ये इसका क्या हो गया भैया, बेटा हो गया। क्या हो गया इसका, बेटा। तो कुल मिलाकर इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से अलग है। देखिए यहाँ पर जो अन्य से अलग है वो है क्या, कटक। क्या है, कटक। जबकि चेन्नई, मुंबई और कोचीन ये सारे के सारे बंदरगाह हैं, जबकि कटक जो है कोई बंदरगाह नहीं है, ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो निम्न विकल्पों में से दिए गए चित्र को सही छवि बतानी है। तो देखिए ये है क्वेश्चन पूरा एक तरह से। अब यहाँ पर आपको ये देखना कि अगर मतलब इस साइड में इसकी जो है क्या बनेगी, यहाँ जहाँ पर ये इस तरह से ये लाइन खींची रहती है तो ये होता है दर्पण। तो दर्पण में देखना, दर्पण में बिल्कुल पलट दो इसे बिल्कुल सेम जो है पलटेंगे तो ये वाली लाइन जो है इस साइड में आ जाएगी और ये वाली लाइन जो इस साइड में आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाली लाइन बिल्कुल जहाँ पर मैंने बी ऑप्शन में निशान लगाया बिल्कुल सेम वही है जो कि तो इसका मतलब और देखिए ये वाली लाइन जो कि तो यहाँ पर आ रही है। तो कुल मिलाकर पलटने पर कौन सा, बी ऑप्शन इसका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए लंबी छोटी जानकारी दी गई है। क्या है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो और नीचे दिए गए सवाल का जवाब दें। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में संपादक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला क्या है, उसके पास या तो अंग्रेजी साहित्य में या पत्रकारिता में कुल 60% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये कहा है। दूसरा, उसके पास उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये कहा है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो 1/10/2016 को उसे 21 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट ये कह दिया है। चौथे पॉइंट की बात करें, उसके पास एक अखबार में उप संपादक के स्तर पर काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव रहा हो। एक बात ये भी कही है। इसके बाद एक ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो सभी उपरोक्त मापदंडों को पूरा करता है सिवाय, अब ये जो है 2 पॉइंट ऐसे दिए हैं जो पूरे नहीं करते। क्या है, ऊपर के लेकिन उसके पास अगर समाचार पत्र कंपनी के 5 साल से अधिक काम करने का अनुभव है तो उम्मीदवार को अध्यक्ष के पास भेजा जाना है। एक तो बात ये कही है। दूसरा है ऊपर लेकिन, चौथे पॉइंट में ऊपर लेकिन यदि शैक्षिक स्तर पर 80% से अधिक अंक हासिल किए गए हैं तो उम्मीदवार को के मामले में प्रबंधक निदेशक के पास भेजा जाना है। अब क्वेश्चन आया यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा, उनके मामले में क्या निर्णय लेना है
जो 26 वर्ष की दीपिका 66% अंकों के साथ अंग्रेजी साहित्य में स्नातक है, वह एक प्रमुख समाचार पत्र में कंपनी में पिछले 3 वर्षों से एक उप संपादक के रूप में काम कर रही है। उसके पास प्रभावशाली संचार कौशल भी है। तो क्या है, सभी कंडीशन पूरी की है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने जितनी भी कंडीशन थी ऊपर की वो सभी फुलफिल की है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई 87वें क्वेश्चन में उनके मामले में क्या निर्णय लेना है। ललिता ने 90% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता पूरी कर ली है। वह 1991 को पैदा हुई थी, वह संचार कौशल में अच्छी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका बी ऑप्शन लिया जाएगा। 1991 में पैदा हुई, 1991 में तो पैदा हुई है, लेकिन यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये नहीं है। तो जबकि उसने कहा कि 1/10/2016 को 21 और से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो अगर ये 1/9 को पैदा हो गई तो ये 31 साल की भी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर डाटा अपर्याप्त, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट है, उनके मामले में क्या निर्णय लेना है कि कवि कुमारन ने 50% अंकों के साथ बीए पत्रकारिता पूरी कर ली है। उसके पास एक प्रमुख अखबार समूह उप संपादक के रूप में 5 साल का अनुभव है और उसके संचार कौशल का अनुकरणीय है। तो इसका चयन नहीं हो सकता, क्योंकि उसने 60% अंकों की बात की थी और यहाँ पर केवल 50% है। देखिए, आप देख सकते हैं 60% की, इस 60% की बात ये कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो अन्य से भिन्न है, अलग है। तो यहाँ पर अन्य से अलग कौन है, नर्मदा। नर्मदा जो है वो अन्य से अलग है। क्यों? क्योंकि कृष्णा महानदी और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, जबकि नर्मदा कहाँ पर गिरती है, नर्मदा गिरती है अरब सागर में। नर्मदा कहाँ गिरती है भाई, अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, 5 दोस्तों ABCDE को उनकी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ा किया गया है। उनकी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ा किया गया है। क्या है, उसने कहा B C और E की तुलना में लंबा है। उसने कहा B जो है वो C और E की तुलना में लंबा है। B जो है वो C और E की तुलना में लंबा है। चलिए जी, अब यहाँ पर वैसे तो E का ये नहीं पता कि किससे बड़ा है किससे नहीं। C D की तुलना में लंबा है। C जो है वो D की तुलना में लंबा है, मतलब यहाँ पर D को इसके नीचे रख सकते हैं हम। और B सबसे ऊंचा नहीं है, इसका मतलब B से ऊपर भी कोई है। ठीक है जी। तो यहाँ पर उसने कहा दिए गए आयोजनों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। अब यहाँ पर बात देखने वाली है आपको कि कौन सा गलत है। उसने कहा A D से लंबा है। A जो है वो D से लंबा, बिल्कुल हो सकता है लंबा। ठीक है जी, ये हो सकता है ऐसे ही। C D से लंबा, ये तो बिल्कुल पक्का यहाँ पर आ ही रहा, देख रहे हैं आप। B D से लंबा है, ये बिल्कुल सही है। D जब C से लंबा, C D से लंबा है तो B तो C से भी लंबा है। तो इसका मतलब E C से लंबा है, ये गलत है। E जो है वो C से लंबा नहीं है, E जो है C से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करो जो अन्य से भिन्न है, अन्य से अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलग है, बैट नहीं, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं गोल जो है, गोल अलग है, क्योंकि बैट, विकेट और स्टंप ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं, जबकि गोल जो है वो किससे, वो फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, इस टाइप से अन्य खेलों से संबंधित है, जबकि बाकी जो जितने भी हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए सवाल में 2 कथन 1 और 2 हैं। तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और जवाब दें। क्या है, एक कोड भाषा में मैन का मतलब है, उस कोड भाषा में वैन बैग मैन का अर्थ दिया है और उसके बाद वैन लैन मैन का भी अर्थ दिया गया है। तो दोनों तथ्यों को मिलाकर क्या आप इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है जी। पहला है दोनों कथनों 1 और 2 उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा है, यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है इसका वो है कथन 1 में उपलब्ध तथ्य अकेले ही सवाल का जवाब देते हैं। सी है 2 में उपलब्ध तथ्य ही सवाल का जवाब देते हैं। और चौथा है दोनों मिलकर भी जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पर देखें, हमें बताना है मैन। तो मैन जो है दोनों में आ रहा है, तो दोनों में जब आ रहा है तो दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी, दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वही जो है इसका आंसर बनेगी। और यहाँ पर दोनों का ही यूज करके हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या बनेगा भैया, ए सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा जो है तार्किक रूप से सही है। सभी चिंगारी आग है, सभी चिंगारी लपटे हैं, सभी चिंगारी धुआं नहीं है। ये दिए हैं निष्कर्ष हैं। तो उसने कहा कुछ आग लपटे हैं, कुछ लपटे धुआं नहीं है। देखिए भाई, चिंगारी की बात करिए, सभी चिंगारी आग है, सभी चिंगारी जो हैं वो आग हैं। ये चिंगारी है और ये है आग, ठीक है जी। सभी चिंगारी लपटे हैं, तो इसे ऐसे ले लिया भाई हमने, लपटे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद उसने कहा कोई चिंगारी धुआं नहीं है, तो धुआं को बिल्कुल अलग लिख दिया हमने, ये धुआं है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा निष्कर्ष कुछ आग लपटे हैं, कुछ आग लपटे हैं, कुछ आग जो है लपटे हैं या नहीं है, आप देख के बता सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलना है नहीं। दूसरा है कुछ लपटे धुआं नहीं है, कुछ लपटे धुआं नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कौन सा बनेगा? देखिए दोनों ही यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं, दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कुछ आग लपटे हैं, तो कुछ आग लपटे बिल्कुल हो रही है, और दूसरा कहा कुछ लपटे धुआं नहीं है, तो धुआं बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथन को पढ़ें और जवाब दें। निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है? क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? हाँ, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग, जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के सभी स्तरों के लिए प्रेरित करती है। नहीं, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो आगे की जटिलताओं का कारण बनेगा। तो कौन सा यहाँ पर सही है? देखें, दोनों तर्क, पहला और तर्क 2 जो है मजबूत हैं, अपनी अपनी जगह दोनों ही मजबूत हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आरेख उत्सव दीपावली और बैसाखी के बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए, उत्सव तो दोनों ही हैं, लेकिन बैसाखी और जो है दीपावली दोनों अलग हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं आप, डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़े और जवाब दें कि निम्नलिखित में कौन सा तर्क मजबूत है। कथन है उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए अगर कानून की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित हैं। तर्क है हाँ, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही कानून का उल्लंघन किया है। यदि वे चुनाव जीत गए तो उनके उल्लंघन तेज और हो जाएंगे और गतिविधि उनकी जारी रहेगी। नहीं, वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं। तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए, यहाँ पर कोई भी तर्क जो है मजबूत नहीं है, ना तो तर्क 1 और ना तर्क 2 जो है यहाँ पर मजबूती दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर की यात्रा करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर वही चित्र बनेगा आपका, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राजेश कितने चले? 5 मीटर चले। कहाँ? उत्तर की तरफ 5 मीटर चले यात्रा। उसके बाद वह बिंदु बी पर पहुंच गए। ये सपोज करो ए बिंदु से था यहाँ पर और ये बी पर पहुंच गए। उसके बाद वह बाएं मुड़े, मतलब अपने लेफ्ट में मुड़ गए। अपने कहाँ मुड़े? लेफ्ट में मुड़े। और कितने चले भाई? ये चले यहाँ पर 6 मीटर। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे सी बिंदु पर पहुँच गए। ये बिंदु सी आ गया भाई। फिर दोबारा वह बाएं मुड़े और बिंदु डी पर पहुँचे, 7 मीटर चल गए। 7 मीटर चले गए, ठीक है जी। इसका मतलब इसे नीचे चले गए और बिंदु डी आ गया। इसके बाद वे जो है दाएं मुड़े। अब दाएं मुड़े और कितने चले? 9 मीटर चले और ई बिंदु पर पहुंच गए, मतलब यहाँ पर पहुंच गए। ये पहुंच गए 9 मीटर चल के ई बिंदु पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर उसने कहा अब बिंदु सी के संदर्भ में राजेश की दिशा क्या होगी? सी के संदर्भ में बतानी, इसके संदर्भ में कौन सी दिशा होगी? ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे 27 39 है, 27 39, तो 3 का वर्ग 3 का घन, 4 का वर्ग 4 का घन, 5 का वर्ग 5 का घन, 6 का वर्ग 6 का घन। 6 का वर्ग तो हो जाएगा 36 और 6 घन हो जाएगा 216। देख लो कहाँ पे लिख रहा है, यही आंसर है, यही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। किसका? क्वेश्चन नंबर 98 का। और ये किस में है? सी ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा।
देखिए दर्पण प्रतिबिंब एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, एक और क्वेश्चन आया, केवल पलटना है, इस साइड में पलटना आकृति को, पलटते ही आपका उत्तर बनेगा। जो ये है देखिए ये बिल्कुल कहाँ पर पलटा हुआ है, आप देख सकते हैं ए ही ऑप्शन में बिल्कुल पलट गया है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर अंतर लूँ इनका, तो पहला 15 है, फिर कितना है 30 है, फिर कितना है 60 है, ठीक है। पहला 15 है, दूसरा फिर 30 है, फिर 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 अगर जोड़ दूंगा तो 232 इसका आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 232 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद दो पूर्व अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानते हुए फिर भी दो पूर्व अनुमानों पर विचार करना है और तय करना है कि उनमें से कौन सा या से पूर्व अनुमान तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं या करता है। कथन है हाल ही में एक महिला को दहेज के लिए पीट कर मार दिया गया। पूर्व अनुमान दहेज की मांग करना समाज की एक बुराई है। दूसरा है हमारे देश की महिलाओं की वर्तमान स्थिति अभी भी दयनीय है। तो कौन सा यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर देखिए दोनों पूर्व अनुमान पहला और दूसरा अंतर्निहित है, दोनों ही जो है अंतर्निहित है, क्योंकि दहेज की मांग करना समाज की एक बुराई है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जो है यहाँ पर क्या हमारे देश की महिलाओं की वर्तमान स्थिति अभी भी दयनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए सवाल में दो कथन एक और दिया गया है। तय करें कि कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। क्वेश्चन क्या है? ABCDE एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, कुछ भीतर की ओर मुँह करके और कुछ बाहर की तरफ। B किस दिशा में मुँह करके बैठा है ये बताना है। पहले पॉइंट है A C के तत्काल बाएं बैठा है और D के दाएं में दूसरा है। A के तत्काल पड़ोसी बाहर की तरफ मुँह करके बैठा है, B A का तत्काल पड़ोसी नहीं है। दूसरा है E A के बाएं में दूसरे स्थान पर बैठा है जो D के तत्काल दाएं में है। D के तत्काल पड़ोसी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, C D का तत्काल पड़ोसी नहीं है। कुल मिलाकर ये स्थिति है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि दोनों कथनों 1 और 2 को मिलाकर तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, या केवल 1 या केवल 2 या केवल 1, मतलब दोनों कथनों को मिलाकर भी आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये देखें दोनों कथनों को मिलाकर भी आप इसका उत्तर नहीं दे सकते, डी ऑप्शन है। आप एक बार करें और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो पार्लियामेंट के लिए यहाँ पर कोड दिया गया है, तो उसी में यूनिवर्सिटी के लिए क्या लिखा जाएगा? तो देखिए P के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है? P के लिए K लिखा गया है। P के लिए क्या लिखा गया है? K। तो P कितने पर है? 16 पर। K कितने पर? 11 पर। तो अंतर कितने का है? यहाँ पर अंतर है -5 का। कितने का अंतर है? -5 का। अगर आगे हम इसी तरह से आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A के लिए W लिखा गया है। A के लिए क्या लिखा गया है? W। तो A 1 पर है, W किस पर है? W है क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें। पार्लियामेंट के लिए लिखा गया है कोर्ट और इसी तरह से यूनिवर्सिटी के लिए पूछा गया है। देखिए P के लिए K का यूज किया गया है, A के लिए W का यूज किया गया है। इसी तरह से आगे बढ़ें तो R के लिए O का यूज किया है इन्होंने, L के लिए जो है J का यूज किया है। साथ साथ अगर बात करें तो I के लिए यहाँ पर H का यूज किया गया है। I के लिए किसका? H का यूज किया गया है। A के लिए यहाँ पर F का यूज किया गया है। और अगर इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको पता लगता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर -5 का अंतर, फिर -4 का, फिर -3 का, फिर यहाँ पर -2 का, फिर
1 का, और यहाँ पर देखिए प्लस होना शुरू हो चुका है, +5, मतलब पहले -5 -4 -3 -2 -1, फिर +5 +4 +3 +2 +1। और उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वो भांजी है। भांजी किसकी है? मेरी माँ की इकलौती बेटी की, जिसका केवल एक भाई है। मतलब उसकी माँ है विजय की, और माँ की विजय जब है तो विजय माँ का जो है इनका लड़का हो गया, और इसकी बहन है। उसने कहा बहन का इकलौता भाई, इकलौता भाई कौन बना? विजय, ठीक है। और इसकी बहन की भांजी, भांजी कौन हो जाएगी भैया? इसकी लड़की, किसकी? विजय की। तो विजय का महिला से क्या संबंध हो जाएगा? विजय का महिला से संबंध हो जाएगा। अगर विजय का पूछा जा रहा है तो पिता, और अगर महिला का पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा भैया? बेटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक निश्चित कोड भाषा में एजेंट को लिखा गया है, उसी भाषा में एक्सेल को क्या कहा जाएगा, ये बताना है। देखिए यहाँ से ए और यू की बात करें, ए और यू पर तो नहीं बनने की बात, अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई किस पे बनेगी बात? ये बनेगी बात किस पर? आई से यू पर जा रही है, आई 20 पे है, यू 21 पे, तो क्या हो रहा? +1। एन से ओ पर जाएगी, एन 14 पे है, ओ 15 पे, ई से एफ पर जाएगी 5 6, जी से एच पर जाएगी 7 8, ए से बी पे जाएगी, ठीक है जी। तो मतलब +1 होता जा रहा है हर जगह +1। तो इसी तरह से ई से +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया? एफ। क्या जाएगा? एफ आ जाएगा। एल से प्लस कर दोगे 1 तो कितना आ जाएगा? एम। एल से प्लस कर दोगे 1, क्या आ जाएगा? एम। आई से प्लस कर दोगे 1, क्या आ जाएगा? जे। जे आ जाएगा। एक्स से प्लस कर दोगे 1 तो आ जाएगा वाई, और ई से +1 कर दोगे तो आ जाएगा एफ। कुल मिलाकर ये आपका आंसर बन गया है। और ये किस ऑप्शन में है? आप देख सकते हैं ये सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में यहाँ हमें जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। किसको भरना है? रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पर देखिए अगर पहले की बात करें तो डी से वाई पर जा रहे, वाई से इस अक्षर पर आएंगे और फिर उससे आगे पर जाएंगे। तो डी 4 पे है, वाई 25 पे है, तो ये हो रहा है आपका कितना? -5 हो रहा, -5। फिर -5 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। 20 का मतलब आ जाएगा टी, ठीक है। और फिर -5 करोगे तो आपका 15, मतलब और बिल्कुल सही है। इसी तरह से -5 एक्स से कर दो, एक्स से -5 करा, एस आया, एस से -5 कर दो तो एस 19 पर -5 करेंगे 14, 14 पर क्या आ जाएगा भैया? एन, ठीक है। तो टी एन जो है इसका आंसर बनेगा किसका? 106 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ न्यायालय न्याय है, सभी चोर अपराध हैं, कोई अपराध न्याय नहीं है। और यहाँ पर निष्कर्ष है कोई न्यायालय अपराध नहीं है, कुछ अपराध न्याय है। तो यहाँ पर कौन सा सही बनेगा? देखें अगर हम कथन की बात करें तो इन्होंने कहा कुछ न्यायालय न्याय है, कुछ न्यायालय न्याय है, ये लिख सकते हैं भाई। ये न्याय हो गया आपका और ये न्यायालय हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद उसने कहा सभी चोर अपराध हैं, सभी चोरी जो हैं वो चोरी अपराध हैं और कोई अपराध न्याय नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। यही बनेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अनुसरण कर रहा है? निष्कर्ष दिया इसने कोई न्यायालय अपराध नहीं है, और दूसरा है कुछ अपराध न्याय है। तो यहाँ पर कोई सा भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है भाई? 108 टी बेटा है आर का, जो के की बहू है, जो एस का पिता है, ठीक है जी। और एन का जो एन का पिता है, जो टी का भाई है, के का टी से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से एक ही आदमी से सभी के रिश्ते दिखाए गए हैं। और अगर यहाँ इसे हल करेंगे तो जो उसने कहा के का टी से संबंध क्या है, तो के जो है वो टी का क्या आ जाएगा? दादा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दादा। और दादा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महेश सुबह में पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। देखिए ये हम पहले ही बता चुके हैं, दिशा हमेशा आपको यही लेनी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशा लेनी है, ठीक है जी। महेश क्या कर रहा है? पूर्व की ओर चलना शुरू करता है सुबह के समय। तो पूर्व की ओर चला, 8 मीटर चलने के बाद 8 मीटर चला, 8 मीटर चलने के बाद
वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त अब देखिए, एक होता है वामावर्त और एक होता है दक्षिणावर्त। वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा और दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा। तो घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमेगा तो नीचे की तरफ कितना चला, 5 डिग्री। फिर वह है 225 वामावर्त, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। देखिए यहाँ तक 180 हो जाएगा और घूम गया कितना, ये आपका 45 डिग्री, कुल मिलाकर 225 ये बनेगा। तो 225 डिग्री घूम गया वामावर्त दिशा में। अब महेश किस दिशा में है, अब ये देखिए कौन सी दिशा है, यह है उत्तर पश्चिम। कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह नीचे दिए गए सवाल में दो कथन 1 और 2 हैं, तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या विनीता 24 वर्ष की आयु है, क्या विनीता 24 वर्ष की है। पहला है 5 साल पहले विनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी, ठीक है। दूसरा है विनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है, जो 39 साल की उम्र का है, ठीक है। तो ये 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद यहाँ पर यह है कि क्या दोनों को मिलाकर जवाब दिया जा सकता है, क्या केवल सेकंड को से ही जवाब दिया जा सकता है, या दोनों मिलाकर जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, या पहला पर्याप्त है। तो ये देखकर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं केवल सेकंड ले लूँ तो भी बात बन जाएगी विनीता की आयु की, क्योंकि उसने अपने भाई की उम्र दे रखी है 39 साल। विनीता अपने भाई की उम्र की 1/3, 1/3 का मतलब 13, 1/3 से 2, 1/3 से 2 गुनी है, 1/3 से 2 गुनी, ठीक है जी, जो 39 वर्ष का है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ही आपका निकल जाएगा, ठीक है। 13 है और यहाँ पर उसने कहा था विनीता 24 वर्ष की है, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा भाई। और यहाँ उसने कहा है कि विनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है, जो 39 साल का है। तो देखिए उम्र तो निकल गई, लेकिन यहाँ पर ये आपका 26 होना चाहिए, क्योंकि 13 दूनी 26, ठीक है। तो इस तरह से अगर यहाँ 26 है तो इसका आंसर आएगा भाई, अगर 24 है तो इसका आंसर 39 से नहीं आने का, 26 से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, ये आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 111। 5 लोग PQRST एक इमारत की 5 अलग मंजिलों में रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही क्रम हो। इमारत की सबसे निचली मंजिल पहली मंजिल है और उसके ऊपर की मंजिल दूसरी, और इसी तरह से आगे है। क्यों सबसे शीर्ष की मंजिल पर रहता है, क्यों कहाँ रह रहा, सबके से शीर्ष की मंजिल पर, ठीक है जी। चलिए, R S का बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, R जो है वो S का पड़ोसी नहीं है, तो इनके बीच में कोई होगा, मतलब P T और S के बीच में है, तो इसका मतलब P यहाँ पर रख दें तो T यहाँ आ जाएगा। T P के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, ये भी सही हो गया। मंजिल क्रम और व्यक्ति की निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है। देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 3, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सही बताना है कौन सा है। तो देखिए T जो है वो 3 पर ही आ रहा है, T 3 पर ही आ रहा है, तो इसका मतलब B ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा आरेख उंगली, नाखून, उपत्वचा के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आ जाएगा नाखून। नाखून होता है उंगली पर, और उंगली होती ही उंगली के ऊपर क्या होता है भैया, उपत्वचा। तो कुल मिलाकर ये आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न विकल्पों में से कौन सा। देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे पलटना है। इसे अगर हम पलट देंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 113 के चित्र को, तो कौन सा बनेगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन बनना है सही, सी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस चुम्ब का चयन करो जो अन्य से भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए जेड ए जो है वो अलग है, क्यों है, बाकी सब में देखें सबसे पहला अक्षर जो है वो वोविल है, मतलब स्वर है, लेकिन इसमें बाद में स्वर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 114 रहा है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, एक निश्चित कूट भाषा में थीम को लिखा गया है, उसी कूट भाषा में अवार्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर टी से वी पर जाएंगे तो टी 20 पर होता है, वी यहाँ पर है 22 में,
t जो है 20 पर, तो v 22 पर, मतलब +2 हो रहा है और +2 ही होता चला जाएगा। h से j पहुंच जाएगा, e से g पहुंच जाएगा, m से o पहुंच जाएगा, e से g पहुंच जाएगा। सभी में क्या हो रहा है? +2। तो a से +2 कर दोगे, क्या आ जाएगा भैया? c। देखिए a 1 पर है, w जो है 23 पर है, a 1 पर है, r 18 पर, d 4 पर। तो यहाँ पर 2 प्लस कर दोगे 3 आ जाएगा, 2 प्लस कर दोगे 25 आ जाएगा, 2 प्लस कर दोगे 3, 2 प्लस कर दोगे 20 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 प्लस कर दोगे 6 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर C, Y, C, T और F ये आपका आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर 2 पूर्व अनुमान पर विचार करना है, तय करना है कि कौन सा पूर्व अनुमान तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, करते हैं। या पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाए हैं। अब यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ पर केवल जो है दूसरा सही है। उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी, देखिए बीमारी तो सभी कठिन होती है, तो ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार ने उन्मूलन के लिए कदम उठाए हैं, ये बात जो है अंतर्निहित है। मतलब पूर्व अनुमान ये लगाया जाएगा। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन कीजिए, जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना है। यहाँ पर है बंजारा। बंजारा किसे कहते हैं? जो जगह जगह घूमता है। निवासी, जो एक जगह रहता है। विदेशी, विदेश का उल्टा देखना एक तरह से, तो क्या हो जाएगा? स्वदेशी। देखिए ऑप्शन ये है, तो स्वदेशी यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कौन सा? ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है ऊपर चरणों में पालन किए गए नियम के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट का तीसरे चरण का पता लगाना है। देखिए, जो यहाँ पर पता लगता है, तो यहाँ पर लगता है जो लास्ट वाला चरण होता है उससे। क्या है यहाँ पर? आप देख सकते हैं कि पहले 130, 56, 49 और 20। इसका मतलब जो नंबर है वो तो डिक्रीजिंग हो रहे हैं, और जो अल्फ़ाबेट है वो जो है इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए, सी से डी, डी से एफ और एफ से एन, मतलब पहले नंबर है और फिर अल्फ़ाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फ़ाबेट। इस क्रम को लगाना है, और इस क्रम को लगाने के बाद पहले चरण में पहले एक रखेंगे, फिर दूसरे चरण में दूसरा, फिर तीसरे चरण में तीसरा। इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपका इससे अगला क्वेश्चन भी है, आपका क्वेश्चन नंबर 119 में उसने पूछा है, ऊपर चरणों का पालन करते हुए नीचे दिए गए इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरण आवश्यक हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि पहले क्या, नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, फिर नंबर, फिर अल्फ़ाबेट, और नंबर डिक्रीजिंग है, मतलब घटते हुए क्रम में, और जो अल्फ़ाबेट है वो बढ़ते हुए क्रम में है। और इसको लेंगे तो यहाँ पर 119 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब हमें कुल मिलाकर 6 चरणों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? ये आ गया है, ऊपर चरणों में पालन किए गए नियम के अनुसार इन इनपुट का 5वें आउटपुट बताना है। 5वां आउटपुट क्या है? तो जो सी ऑप्शन है इसका, ये 5वां आउटपुट बन जाएगा। कुल मिलाकर ये रीजनिंग के क्वेश्चन रहे। अब चलते हैं हम मैथ के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये है मैथ का क्वेश्चन। क्या है भाई? एक संख्या में एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2, B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या 72, 96, 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र हों। तो यहाँ पर न्यूनतम संख्या अगर निकालनी है आपको छात्रों कमरों की, तो पहले छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है वो निकालनी पड़ेगी। मतलब आपको 72, 96 और 144 का क्या लेना पड़ेगा भैया? में से लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा। देखिए, अंतर विधि से लगा देंगे। 24 आया, 24 या 72, 24 चौका 96 और 24 छिक्का 144। तो कुल मिलाकर इनका HCF कितना आ गया? 24। अब 24 से भाग कर दो। 24 तिया 72, 24 चौका 96 और 24 छिक्का 144।
44। तो कुल मिलाकर कितने ये आ जाएंगे, कमरों की संख्या कितनी आ गई भाई 13। तो यही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 54 और सेकंड और 1.5 मिनट में पार करती हैं। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती है तो उनकी गति का क्या बताना है, अनुपात बताना है। देखो, एक को लगे हैं 54 सेकंड और दूसरे को लगे हैं 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब आप समझते हैं कितना, 90 सेकंड। 1.5 मिनट का मतलब आप समझते हैं 90 सेकंड। भाई 15 से 90 सेकंड हो गए। अब 74 सेकंड में एक दूसरे को पार करूँ तो यहाँ पर एलिगेशन लगा दो। आप क्या लगा दो, एलिगेशन। तो 90 में से 74 घटा दो। 90 में से 74 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 90 में से 74 घटा देंगे, देखिए 10 में से 4 जाएंगे 6 और यहाँ पर बचा 1, 16 तो यहाँ है। और इधर जो है 74 में से 54 घटा दो 20 और अनुपात निकाल दो। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, अनुपात कितना बना 4:5। 4:5 किस ऑप्शन में देख सकते हैं आप, बी ऑप्शन में है। इस तरह से बी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इन लेन देन पर प्रतिशत लाभ बताना है या हानि जो भी है वो बतानी है। देखिए, यहाँ तो लिख दिया है लाभ बताना है, लेकिन ऐसा नहीं लिखता कई बार क्वेश्चन में, तो आपको खुद देखना पड़ता है कि लाभ है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। क्रय 10 है, विक्रय 5 है, बटे विक्रय गुणा 100 ये लगाना आपको। तो 5 से 5 गया, कुल मिलाकर 100% का यहाँ पर लाभ है। अगर ये प्लस में आ रहा है, अगर ये प्लस में आ रहा है तो लाभ है, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो हानि है। देखिए, सिंपल सी गुणा करनी है यहाँ पर, इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप गुणा करोगे तो गुणा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20, 43, 20.16। तो इसके आसपास हमें संख्या ढूंढनी है और इसके आसपास आप देख सकते हैं कौन सी, यहाँ पर 20, 43 तो है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना आया है 125। यहाँ पर हमें बताना है कोण QPR। हमें कौन सा कोण बताना, QPR, मतलब ये वाला कोण बताना है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सीधी लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर x कोण और y कोण, यहाँ पर भी x प्लस वाई। तो अगर हम बात करें x प्लस वाई दोनों को अगर मिला दें तो ये बराबर किसका होना चाहिए, 180 का होना चाहिए। कुल मिलाकर 2x प्लस वाई बराबर किसका आया भैया, 180 के। 180 को भाग करेंगे तो x प्लस वाई का मान कितना आया, 90। x प्लस वाई का मान कितना आया, 90। तो त्रिभुज की अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 कोण x और y हैं और दोनों का योग 90 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90। तो बचा हुआ कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री। बचा हुआ कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष मतलब ये आपका लीप वर्ष है। देखें, जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं, मतलब 7 से भाग करके देख लो। अगर विषम दिनों की बात करें, जैसे जनवरी 31 है तो 31 को 7 से भाग करो, 7 चौक 28, बचे कितने, 3। अधिवर्ष में 29 दिन हो गए, फरवरी में तो 1 बचेगा। फिर मार्च आया 3, फिर अप्रैल 2, फिर जो है मई 3। कुल मिलाकर इन्हें भाग कर देंगे 7 से, ये आए कितने, 3 3 6 और 3 9 और 3 12 बटे 7, मतलब कुल मिलाकर 5 विषम दिन बचे, कितने, 5। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री मूल्य पर 20% की सीधी छूट प्रदान करता है और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है। अंकित मूल्य पर कितने % की वृद्धि की गई है, तो ये बताना है। देखें, यह है 100 माइनस छूट बराबर क्रय, 100 माइनस छूट बराबर क्रय, या 100% मान सकते हैं आप से। और जो है यहाँ पर 100 प्लस लाभ बराबर MRP। तो 100 यहाँ पर 20% की छूट दी, तो यहाँ पर 80% बराबर किसके हैं, 100 के, और 130% बराबर आ जाएगा MRP के। ठीक है भैया। अब देखिए, 0 से 0 गई। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 से काट दिया 4 बार, 2 से काट दिया यहाँ पर 5 बार। अब यहाँ पर अगर 2 से और काट दें तो यहाँ पर 65 बचेगा। कुल मिलाकर MRP कितनी आ जाएगी भाई, यह आ जाएगा 65 पंजे, 6 पंजे 30, 325 बटे कितना आ जाएगा, 2 और भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 पंजे 10। तो कुल मिलाकर 62.5% ज़्यादा लिखा हुआ है। 100 से जितना ज़्यादा लिखा हुआ है वही यहाँ पर एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, उस अनुपात को ज्ञात करो जिसमें 1
₹192 प्रति किलोग्राम वाले मिश्रण को ₹150 प्रति किलोग्राम वाले मिश्रण के साथ इस तरह से मिलाया जाए कि जब अंतिम मिश्रण को ₹194.40 की दर से बेचा जाए तो 20% का लाभ है। तो पहले इसमें से 20% लाभ हटाना है। पहले आपको 20% लाभ हटाना है, मतलब यहाँ पर 194.40 गुणा 100/120 करना है, ठीक है। और जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 162। तो एक तरफ 192 लिखेंगे, एक तरफ 150 लिखेंगे, बीच में 162 लिखेंगे और एलिगेशन लगाने के बाद जब हल करेंगे तो आपका अनुपात 2:5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नंबर 129 की बात करें तो यहाँ पर माध्यिका निकालनी है और माध्यिका निकालने के लिए पहले आपको लगाने का ये पड़ेगा या तो आरोही क्रम या लगाना पड़ेगा अवरोही क्रम। तो लगा लेते हैं भाई आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले -3, फिर -3, फिर -1, फिर 0, फिर 2, फिर यहाँ पर अगली संख्या 2 है, फिर 2 है, फिर 5 आपके जो है 4 5 है, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 3 6 है। कुल मिलाकर ये आपका लग चुका है आरोही क्रम। अब अगर माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए, अगर विषम पद है तब आपका सूत्र लगता है n+1/2 पद का मान, और अगर सम जो है आपका पद है, पदों की संख्या सम है तो लगेगा n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अब यहाँ पर देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है तो इसका मतलब सम पद है। तो यहाँ पर 14/2 मतलब 7वें पद का मान, 7 7 8वें पद का मान बटे 2। अब 7वां पद कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वां पद 2 है और 8वां पद जो है 5 है, बटे 2 कर देंगे तो कुल मिलाकर 3.5 बनेगा। और 3.5 किस में है आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन में है। कौन से में है भैया, बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आ गया है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखिए, अगर y अनुपात z का मान 1:3 दिया है तो y³ + z³ को भाग करना है y³ - z³ से। तो इसका मान निकालना है सिंपल सा, y की जगह 1 रखना है, z की जगह 3 रखना है, हल कर देना है। y की जगह 1 रखा तो 1 आया, और अगर यहाँ पर हम जो है z की जगह 3 रखें तो 3 3 होती है 27। तो 27 और 1 28 आ जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 1 - 27, तो यहाँ आया 28 बटे -26। कुल मिलाकर 14 बटे कितना जाएगा, 13। 14 बटे 13 किस ऑप्शन में आपके, बी ऑप्शन में है। तो इस तरह से ये बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 सही 35/36 गुणा 72 का अनुमानित मान बताना है। इसका अनुमानित मान बताना है। देखिए सिंपल सा, आपको 36 की 99 गुणा करनी है प्लस 35 जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3599। कितना जाएगा, 3599 बटे कितना करना है आपको, 36 गुणा 72। तो 36 दूनी 72, और इसकी जैसे ही हम गुणा करेंगे यह जाएगा 7198। कितना जाएगा, 7198। सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। चलिए हम पेन का रंग बदल देते हैं। यहाँ पर 2√16 क्या है, एक परिमेय है, अपरिमेय है, काल्पनिक है, पूर्णांक है, भाज्य है। तो 2√16 का मतलब 4, तो 4 थी। अब 12 संख्या तो ये 12 है, तो 12 आप बताइए परिमेय है, अपरिमेय है, काल्पनिक है, पूर्णांक है, भाज्य है, क्या है बताइए, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं ये एक पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट है, राधा और रानी 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड की गति से प्रारंभ करते हैं दौड़ना एक बिंदु से, और विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। जब वे मिलती हैं तब राधा की गति आधी और रानी की दुगनी हो जाती है। कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेगी। देखिए, जब पहली बार मिली तो 800 मीटर की दौड़ को इसने 8 + 2 विपरीत दिशा जुड़ जाएगी, तो 8 इसकी रह जाएगी, 2 इसकी, 8 और 2 10, कुल मिलाकर 80 सेकंड लगेंगे। ठीक है जी। जब दूसरी बार मिलेंगे तो 800 बटे इसकी तो रह गई आधी और इसकी होगी डबल, तो ये इसे 100 सेकंड लगेंगे। ठीक है। और जब तीसरी बार मिलेंगे तो 800 बटे इसकी और आधी रह गई 2 और इसकी होगी डबल, तो 8, इसे फिर से कितने लगे भैया, 80 सेकंड लगे। कुल मिलाकर अगर तीसरी बार मिलने का समय तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 80 100 180 और 80 कितने हो गए, 260। और यही इसका आंसर भी है, 260 सेकंड। एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई राशि 3000 और 3060 रुपये थी।
अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया है और 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया है तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को भुगतान की गई राशि कितनी है, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष के हम क्या मान लेते हैं, रुपये मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर 10 पुरुष हैं तो हमने लिख दिया ऐसे भाई 10x, ठीक है भाई, और 8 महिलाएं तो इसे लिख दिया हमने 8y, ठीक है, इसे लिखा हमने क्या 8y। अब देखिए ये जो है 6 दिन काम करा, ठीक है, तो हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दी और टोटल रुपए बने कितने भाई 3000। कितने रुपए बने 3000, ठीक है, तो 3000 रुपये बने। अब अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो समीकरण जो बनेगी वो बनेगी 10x प्लस 8y और उधर 6 से भाग करा 6 पंजे 30 मतलब 500, समीकरण नंबर 1 बनेगी, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से है अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो देखिए दूसरे समीकरण में 12 पुरुष और 6 महिलाएं काम कर रहे हैं, तो 12 पुरुष और 6 महिलाएं अगर काम कर रहे हैं और 6 दिन कर रहे हैं तो 6 से इसे भाग कर दो। 6 से अगर भाग करेंगे 6 पंजे 30, 6 एकम 6, तो कुल मिलाकर कितने बन जाएंगे 510 बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं x और y के मान निकाल दूँ, x और y के मान हल करके निकाल दूँ तो ये एक पुरुष और एक महिला के क्या आ जाएंगे, रुपये आ जाएंगे भैया। अब एक तो तरीका ये है कि आप जो है ऑप्शन से वैल्यू पुट करके रखें। जैसे पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं कितना है, पहले ऑप्शन में 30 रुपये और 25 रुपये हैं। अगर मैं यहाँ पर 30 पुट कर दूँ तो देखिए 30 की 10 की गुणा करूँगा कितना हो जाएगा भैया 300। फिर दूसरा है 25 की और 8 गुणा करूँ 25 8 200 और 300 और 200 कितने हो गए 500। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर आप जो है इन्हें जो हल कर सकते हैं, किस तरह से हल कर सकते हैं भैया, इसे कर दो आप जो है किससे 3 से गुणा और इसे कर दो किससे भैया 4 से गुणा। दूसरे समीकरणों को किससे गुणा कर देंगे 4 से, फिर y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 30 और फिर x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखकर आप मान हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। मान ले p, q और r विशिष्ट पूर्णांक है। r एक धनात्मक समपूर्णांक है जबकि p और q धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा r जो है सम है तो सम का मतलब 2 ले लो, p और q विषम है तो p को 1 ले लो और q को जो है 3 ले सकते हैं आप। अब इनमें कौन सा सही है। अब देखिए इसने कहा q इंटू पी माइनस आर, p माइनस आर, पी में से r घटाएंगे तो कितना बचेगा, p में से r घटाएंगे -1 और गुणा 3 तो कितना बचेगा -3। अगर हम इसे हल कर रहे हैं तो कितना बन रहा है -3 और -3 का एक विषम संख्या है भाई, माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो विषम ही, 1 3 5 7 सारी क्या है विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये तो सही है। अब कौन सा गलत है वो ढूंढना हमें। अब इस पर जाओ जी, p माइनस आर, तो p 1 है r 2 है तो इनमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया -1 और -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर ये एक जो है विषम है जबकि यहाँ सम दिया है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी अगर हम हल करें तो वो सब सही आने हैं। देखिए p माइनस आर करा तो p माइनस आर करा -1 और q 3 3 9 9 इंटू -1 तो -9, ये सही है। और इसी तरह से p माइनस q करेंगे तो -2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब ये सम संख्या है, ये भी सही है। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 5/8 से अधिक और 6/7 से कम है। मतलब 5/8 से अधिक और 6/7 से कम का मतलब 5/8 और 6/7 के बीच में आए। अब 5/8 का मतलब देखें क्या करें भाई, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि भाग कर दें, पॉइंट लगाया हमने। अब 5 को 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग 48, कितने बचे 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40, ठीक है। अगर इधर 7 से भाग करें तो पॉइंट लगाया हमने, 7 8 56, कितने बचे 4 7 पंजे 35 और 7 7 49। इसका मतलब जो संख्या पॉइंट 6 2 5 से तो बड़ी और पॉइंट 8 5 7 से छोटी है वो इसके बीच में आएगी। अब अगर यहाँ भाग करें तो पॉइंट 3 3 आ रहा भैया, ठीक है, 333। ये 625 है, पॉइंट को भूल जाओ, ये 625 है, ये 857 है, 333 कम, ये तो है नहीं। अगर इसे भाग करें तो पॉइंट 5 छंग 30, इसका मतलब ये 600, ये भी नहीं है भैया। अगर 7 से भाग करें तो देखें 7 पॉइंट लगा देंगे, 40 हो गए, 7 पंजे 35, ये भी नहीं है। इसका मतलब कौन सा डी ऑप्शन बनेगा, कौन सा बनेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। कैसे भाई, अगर 7 से हम भाग करेंगे पॉइंट लगा के 50 हो गए, 7 7 49, ठीक है,
तो आगे कितना बचा, 1 7 कम 7 3 बचे और 7 चौक 28, कुल मिलाकर देखिए 714 रहा, जो 625 से ज़्यादा और 857 से कम है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर 3125 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाए तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर एक तरह से हमें मिश्रधन बताना, 3125 गुणा, अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 + 4/100 और यहाँ पर करेंगे की घात 2 और आगे बचा है कितना, आधा, तो आधा ही दर कर दो, आधा, तो 1 + 2/100। कुल मिलाकर इसे हल करेंगे और हल करने के बाद आपका आ जाएगा भाई कितना, 3447.60 बनेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आ गया तुम्हारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 6 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दूनी कर दे तो सलमान से 2 घंटे कम समय लेगा। आमिर की गति क्या है। देखिए अगर हम इसे पूरा समीकरण मान के करें तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं। दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। अब दूरी है 60 किलोमीटर। अब देखिए आमिर की गति जो थी उसने बाद में करी दुगनी। पहले ए थी आमिर की गति, बाद में 2a कर दी। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा भाई a डिफरेंस 2a और गुणा समय का अंतर। देखिए पहले 4 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब 2 घंटे कम, कुल मिलाकर 6 का अंतर है। 6 से अगर मैं काट दूँ यहाँ पर तो 10 बार कटा, ठीक है। 2 से काट दिया मैंने 5 बार, तो नीचे क्या बचेगा, एक ए से एक ए भी कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी बनी, 5, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर और आ जाएंगे हम कौन से क्वेश्चन पर आपके, तो किस अनुपात में 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूँ को 9 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये हो जाए। देखिए एक तरफ रखेंगे हम 8 रुपये 30 पैसे और दूसरी तरफ रखेंगे हम 9 रुपये 80 पैसे, बीच में रखेंगे हम 9 रुपये। जैसे ही घटाएंगे 70 पैसे इधर आएगा और इधर घटाएंगे तो 80 पैसे आएगा। पॉइंट से पॉइंट जाएगा और 0 से 0 जाएगा। कुल मिलाकर 8:7 जो है इसका क्या आंसर बनेगा। और 8:7 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में भैया, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 140। निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ABCD द्वारा प्राप्त अंक हैं, ठीक है जी, किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे स्थान पर है। परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज निकालना। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर पहले मतलब ए की बात करते हैं। ए के कितने हैं भाई, 560 में से 420, तो क्या करेंगे 420 गुणा 100 बटे कितना 560। ठीक है भैया। अब जैसे इसे हल करेंगे तो ये लगभग जो है कितना आ जाएगा, देखते हैं। 0 से 0 जाएगा, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 4 से काट देंगे, 25 बार कटेगा और 25 तिया 75। इसका मतलब ये है 75%। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, ये है 720। 720 में से कितने आए भाई 560 और यहाँ परसेंटेज बनाना तो गुणा 100 कर देंगे तो यह आ जाएगा 77.7। ठीक है जी। इसके बाद है आपके 500 में से है 415, तो 415 गुणा 100 बटे 500। ठीक है भाई। 2 को ये 5 8 40 और 5 3 15, यह कितने हैं 83% बने। और अगर लास्ट वाले की बात करें तो 650 में से 485 हैं, तो 485 गुणा 100 बटे 650 और इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 74.6। ठीक है। अब हमें चाहिए सेकंड नंबर का। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर ये है 83% और सेकंड पर है 77.7 और 77.7 किसके हैं, बी के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा भैया, सही। और बी कौन से ऑप्शन में है ये भी देखने वाली बात है। बी है यहाँ पर ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, बी कैंडिडेट है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीथू ने एक घर के निर्माण के लिए एक 49 मीटर गुणा 46 मीटर माप का एक आयताकार भूखंड खरीदा। पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर अर्धव्यास और 40 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा। इस कार्रवाई के दौरान निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैला दिया। तो कितने की यहाँ पर वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पर निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा
किसका, कुएं का मतलब जो है उठे भूखंड का आयतन, उठे भूखंड का आयतन। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या करें भाई, यहाँ पर कुएं का जो आयतन है, कुएं का आयतन कितना है, कुएं का आयतन निकालेंगे हम, और कुआं होता है एक तरह से बेलन, बेलन का मतलब पाई आर। अब आर कितना 7 दे रखा, तो 7 का वर्ग, एच कितना 40, पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर एच बटे, अब क्या, भूखंड के कुल क्षेत्रफल में से इसका जो है, जो कुएं का व्यास क्षेत्रफल है, वो वृत्त का क्षेत्रफल वो घटेगा। अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 49 गुणा 40, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान यहाँ पर 7 रख देंगे, आर का मान कितना है यहाँ पर 7। ठीक है जी, और जब इसे हल करेंगे टोटल जो बन जाएगा ये 2.933 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम मोबाइल से हल कर रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर हल कर रहे हैं, तो थोड़ा जगह स्पेस कम पड़ रही है। आने वाले टाइम में हम लैपटॉप पर हल करेंगे तो हमारे पास स्पेस होगा, आपको एक एक चीज़ हल करके बताई जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं, अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो रखरखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत रखरखाव में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन मूल रखरखाव खर्च कितना है। देखिए यहाँ पर हमने मूल रखरखाव खर्च x रुपये मान लिया, और पहले थे कितने आदमी यहाँ पर 50। अब यहाँ पर अगर हम 10 बढ़ा रहे मतलब 60 आदमी हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो खर्च है वो 40 रुपये बढ़ रहा, लेकिन इन दोनों का अंतर कितने के बराबर आ रहा, 4 के। अगर हम एलसीएम लेंगे तो भैया 300, 500 से 50 से 300 को भाग करेंगे 6x आ गया, और 60 से अगर 300 को भाग करेंगे 5x माइनस, अब 5 गुणा करी तो ये आ गया वही 200, और बराबर किसके हैं, 4 के। तो यहाँ पर x बचेगा, 4 तिया 12, 1200 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1200, और इधर आ गया x माइनस 200। तो कुल मिलाकर x की वैल्यू कितनी बनी, 200 उधर जाकर जुड़ जाएगा, 400 1400 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करें। जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक में जोड़े जाने चाहिए ताकि वे समानुपात में हो जाए। समानुपात बनाना, अब देखिए ऑप्शन से रख के देखें, अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो 5 और 3 8, और 12 और 3 15, मतलब 8:15 है। अगर 3 जोड़ता हूँ तो देखिए 29 और 3 32, और 57 और 3 60। अब इसे काट देंगे, 4 8 32, और 4 से कट्टा 15 बार, तो समानुपात हो गया। इसका मतलब क्या जुड़ना है, प्रत्येक पद में 3 जोड़ना है। ठीक है, या फिर ऐसा करें आप कि 5 + x बटे 12 + x बराबर 29 + x बटे 57 + x, और इसे हल कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आ गया है आपके सामने। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच में जुड़ जाते हैं, जिससे वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 में परिवर्तित हो जाती है। छात्रों की प्रारंभिक संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए भाई, अगर हम यहाँ पर प्रारंभिक संख्या x मान लें, और यहाँ पर कुल कितने हैं, स्टार्टिंग में 17 थे, 17 आयु हो रही थी, तो इसका मतलब टोटल की अगर बात करूँ तो 17x हो जाएगा। अब क्या हुआ, 16 साल औसत उम्र वाले 10 और आ गए, तो इनका 16 का कितना हो जाएगा, 16 गुणा 10 हो जाएगा, बटे पहले x छात्र थे, अब कितने हो गए भैया 10, और बराबर इनका औसत कितना 16.5। ठीक है, और जैसे हल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, अगर ऊपरी व्यय उसके लागत का 20% है तो 30% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उसे बेचना होगा, उसे कितना बेचना होगा। देखिए यहाँ पर बात समझने वाली है, क्या है 20% जो है उसका लागत मूल्य का 20% ऊपरी व्यय है, इसका मतलब 300 का अगर मैं 20% निकाल दूँ तो 60 रुपये बनेगा। ठीक है जी, तो 60 ऊपरी व्यय होगा, इसका मतलब 360 में तो ऐसे पड़ी रही है, अब 360 में उसे 30% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो 36 के 13 में गुणा कर देंगे, 468 रुपये में उसने बेचना होगा ये। तो 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% निकालना है। तो 4800 गुणा 16 सही 2/3 का मतलब 50/3, परसेंटेज हटाना, बटे में 100 लगाना, गुणा 0.25/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 50 दूनी 100 हो गया, 2
दिया 6 और 6 से अगर काट देंगे 48 को तो 8 बार कटेगा और 25 अठे 200, कुल मिलाकर 2 रुपये इसका आंसर बन जाएगा और 2 रुपये किस में है, ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं से ज्ञात करना है हमें। किसका ज्ञात करना है? मैं से 0.9, 0.48 और 0.525 का। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, आप इसे 9/10 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 48/100, पॉइंट हटा दिया हमने यहाँ पर भी, और यहाँ पर 525/1000। अब एक बात का ध्यान रखना चाहिए, तो आपका लैसे का क्वेश्चन है चाहे मैसे का, तो नीचे के जो है अगर 10, 100, 1000 की बात है तो ये बराबर कर लो। तो बराबर करनी है तो यहाँ पर 1000 करना तो 1 जीरो लगानी पड़ेगी, 1 जीरो ऊपर लगानी पड़ेगी। यहाँ मात्र 10 है तो 2 जीरो लगानी पड़ेगी, 2 ऊपर लगानी पड़ेगी। अब ऊपर का मैं से लेना है और नीचे का में लेस है, तो 900, 480 और 515 का अगर मैं से लूँगा तो 15 आ जाएगा और बटे 1000, कुल मिलाकर यहाँ पर जो आ जाएगा 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 200 बार, तो कुल मिलाकर आ जाएगा आपका 3/200। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आपके सामने क्वेश्चन जो है आ जाएगा नेक्स्ट कितना, 148 वो क्वेश्चन आपके सामने आया। एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति वह काम 60 दिन में करते हैं। अगर 12 व्यक्ति अतिरिक्त काम पर लगाए जाएं तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम लगते हैं। शुरुआत में वहाँ कितने आदमी थे? देखिए n आदमी थे, 60 दिन में कर रहे थे। अगर हम कहें कि 12 आदमी अतिरिक्त लगा दिए तो यहाँ पर 12 दिन कम लगे, मतलब 48 दिन लगेंगे। बस इसे हल करना, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, कुल मिलाकर ये 5 n है इधर, या 4 n इधर आ जाएगा तो n बचेगा, तो n बराबर 12 चौक 48। तो यहाँ पर 48 ही आदमी जो है इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आंसर है 149। तो यहाँ पर ये शब्द दिया गया है कि शब्द के अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं कि वह शब्द हमेशा एक व्यंजन से शुरू हो। ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं? तो देखिए पहले कितने शब्द हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने 10 शब्द हैं। तो 10 में से 5 चुनने तो 10 फिर 5 बटे। अब यहाँ पर कितने देखिए, ए 2 बार आ रहा है, ठीक है, ए कितनी बार आ रहा है 2 और सी कितनी बार आ रहा है 2, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 ये हल होगा। ये टोटल जब हल करेंगे तो NP5 को मतलब NCR का फॉर्मूला कर खोलेंगे तो फैक्टोरियल n/n-r होता है, और इस हिसाब से अगर हम खोलेंगे तो ये बनेगा आपका 7560। अब अगर हम स्वर एक साथ रखें तो ये स्वर कितने हैं यहाँ पर 4, स्वर कितने हैं 4, तो ए है, ई है और एक आई है, तो यहाँ पर स्वर कितने हैं 4, तो उनको एक मान लेंगे। अब उनमें से कोई एक लिया, उसके बाद आगे बचे 9 अक्षर, ठीक है, 9 में से कोई 4 चुनने पड़ेंगे, और जब इसे इस तरह से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। मतलब 3024 ऐसे शब्द होंगे जिनमें स्वर हमारा स्टार्टिंग में होगा, लेकिन हमें चाहिए वो जिनमें स्वर स्टार्टिंग में ना हो, तो इसमें से ये घटा दो, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4536, और यही इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये है पूरा का पूरा मैटर, और यहाँ पर 2010, 11, 11, 12 और 12, 13 का डाटा दिया गया है सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स का। सभी 5 कंपनियों द्वारा 2012-13 में बेचे गए मोबाइलों की औसत संख्या कितनी है? तो क्या करना, आपको यहाँ पर इन्हें सभी को जोड़ना है। जब इन सभी को जोड़ दोगे तो ये बनेंगे 395। सभी को जोड़ने पर 395 बटे कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग कर दो भाई, तो 5 सते 35 बचे 4 और 5 45, कुल मिलाकर आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कितनी कंपनियों में 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में बेचे गए मोबाइलों की संख्या में कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई हो? देखिए यहाँ पर वो कह रहा कम से कम 50% की वृद्धि या कमी की बात कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर, तो देखें कहाँ की बात करी, पहले ये देख लें 10-11 से 11-12, तो मतलब हमें देखना है इन दो में, इसमें और इसमें देखना है। देखें 18 से 36 हो रहा, 18 से 36 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, और फिर 108 से 81 हो रहा। 18 से 36 की अगर हम बात कर रहे हैं, अच्छा किसकी बात कर रहा है ये भी देख लो। उसने कहा
मोबाइलों की संख्या में, चलो कोई नहीं, मतलब सभी कंपनियों का निकालने, एक तरह से हमें ऐसा नहीं है कि किसी एक का निकालना, हमें सभी के निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने किसका निकालना भाई, सैमसंग का निकाल लें, हम सैमसंग का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1836 हो रहा, तो जस्ट डबल हो रहा। इसका मतलब यहाँ तो सीधा सीधा 100% की वृद्धि हो रही है, 100% की वृद्धि हो रही है यहाँ तो। ठीक है, 18 तो पहले साल बनाए और अगले साल 36 बनाए, इसका मतलब 18 एक्स्ट्रा बना दिए, 18 ही हुए थे, 18 एक्स्ट्रा आके 100% हो गए। अगर हल करना चाहो तो दोनों का अंतर गुणा 100 बटे जो छोटी संख्या वो लिखी जाएगी। ठीक है जी। अब इसी तरह से दूसरे में निकाल लो, तो 108 से 81 हो रहे। अब यहाँ पर कमी हो रही है, कमी हो रही कितने की हो रही है भाई, यहाँ पर कमी, ये देखो आप, यहाँ पर कमी कितने की हो रही है, 108 में से 81 को माइनस कर दो। 108 में से 81 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 27 बटे 108 गुणा 100, यहाँ वह कमी है 27 चौका 108 और 25 चौका 100, कुल मिलाकर यहाँ पर 25% की कमी है। तो अभी इसी तरह से आप जब निकालोगे तो यहाँ पर तीन ऐसे आ जाएंगे, 3 ऐसे कंपनी आ जाएंगी जिनमें या तो 50% की वृद्धि या 50% की कमी आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सैमसंग, नोकिया, सोनी, ब्लैकबेरी और माइक्रोमैक्स मोबाइल का औसत उत्पादन खर्च दिया गया है, तो सभी वर्षों को मिलाकर प्रति मोबाइल औसत खर्च कितना है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर उनकी ही मल्टीप्लाई करनी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे किसकी भाई, टोटल कितने मोबाइल हैं, तो अगर हम बात करें 5,000 रुपये का कौन सा, सैमसंग का मोबाइल है, और सैमसंग में अगर देखें तो कितने यहाँ पर टोटल मोबाइल बने हैं, तो 18 और 36 54 और 75 कितने होंगे, 129। तो इस तरह से योग करके आपको गुणा करनी है। 129 की गुणा किस में कर देंगे भाई, 5,000 में कर देंगे। इसी तरह से फिर 294 बनेंगे नेक्स्ट कंपनी के, उनकी 4,000 में कर देंगे। इसी तरह से फिर करेंगे 116 की गुणा हम, देखिए 5,000 की इसमें, 4,000 की इसमें, 3,000 की इसमें, 2,000 की, आगे आपका आ जाएगा कितना 140, और फिर जो है आपका आ जाएगा कितना 136, और बटे टोटल, इन सभी का टोटल से भाग भी किया जाएगा, और जब इनसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,171.77 रुपये, ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक आदमी अकेले एक काम 8 दिन में पूरा करता है, बी उसे 10 दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो इसके लिए उन्हें 900 रुपये पारिश्रम मिलता है। ए और बी की हिस्सेदारी बतानी है, और साथ साथ अगर वे दोनों एक साथ काम करें तो कितना मिलेगा। देखिए जो समय का अनुपात है वो कार्यक्षमता का उल्टा होता है, और कार्यक्षमता के अनुपात में पैसा मिलता है। तो यहाँ ए को 8 दिन लग रहे हैं, बी को 10 दिन लग रहे हैं, तो 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ये समय का अनुपात है। अगर हम पैसे का अनुपात देखेंगे तो 5:4, मतलब अगर इसे 5 मिल रहे हैं इसे 4, तो अगर 2 जीरो लगा दूं तो ये ए के आगे ये बी के, क्योंकि टोटल 900 रुपये हैं, तो ए के 500 रुपये और बी के 400 रुपये एक ही ऑप्शन में, आगे तो निकालने की जरूरत भी नहीं हमें, यही ऑप्शन सही आ जाएगा। और अगर निकालना है तो देखिए इसे 8 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में, एलसीएम ले लो 40, तो 8 पंजे 40, 10 चौक 40, कुल मिलाकर हमें ए प्लस बी बराबर 40 बटे 5 4 9, इस तरह से हल कर देंगे भाई। नेक्स्ट है सितंबर 15 2212 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसे बिल्कुल आप एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कैलेंडर का टॉपिक पूरा पढ़ लें, और यहाँ पर मैं केवल इसका अभी आपको आंसर बता रहा हूँ। डी ऑप्शन बनेगा, मंगलवार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस तरह से मोबाइल पर जैसे कर रहा हूँ तो ये पूरा करने में थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, मतलब स्पेस कम पड़ जाएगा। यहाँ पर ए डैश किसके बराबर है, ए डैश किसके बराबर है आपको बताना। अगर डबल डैश आ रहा है तो डैश से डैश कट जाएगा, एक तरह से वापस ए ही बचेगा। क्या बचेगा, ए बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पवन महेश को 2,400 रुपये 3 साल के लिए और जॉन को 3,600 रुपये 5 साल के लिए समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1,200 रुपये मिलते हैं। अब देखिए 1,200 रुपये मिले, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, है ये कि 2,400 रुपये 3 साल के लिए, दर पता नहीं क्या आती, बटे 100, और 3,600 रुपये 5 साल के लिए, दर यहाँ पर भी पता नहीं कितनी थी, बटे 100, और इसे हल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 4.76%। कुल मिलाकर इस तरह से बनेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थियांगू को 5
विषयों में औसतन 50% अंक मिले हैं और वे अंक 20, 18, 16, 14 और 12 के अनुपात में हैं। उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 60% और प्रत्येक विषय में समान अधिकतम अंक है। परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण। देखिए भाई, अधिकतम अंकों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके लिए अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे भाई? 100 नंबर का एक पेपर है। अगर 100 नंबर का एक पेपर है और 5 विषय हैं और 50% अधिकतम अंक आ रहे हैं इसके, तो कुल मिलाकर 250 नंबर टोटल है। कितने हैं? 250 नंबर यहाँ पर टोटल है। अब पहले विषय में नंबर कितने हैं? पहले विषय में कितने हैं भाई? देखिए 250 का, अब यहाँ पर पाँचों का अनुपात दे रखे, तो पहला अनुपात बटे अनुपातिक योग। अनुपातिक योग सबको जोड़ना है ना, जितने भी अनुपात है सबको जोड़ के आ जाएंगे 80 और ये आ जाएगा आपका 62.5। इसी तरह से सबके निकालने हैं, केवल यहाँ पर संख्या बदलनी है। यहाँ पर 18 है, फिर 16 है, फिर 14 है, फिर 12 रखने, बाकी ये सेम रहना, ठीक है। और उस तरह से आपको पता लग जाएगा कितने में अनुत्तीर्ण है। तो ये 4 विषय में अनुत्तीर्ण आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। बिना प्रतिस्थापित के थैली में से एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली गई हैं। कितनी संभावना है कि वे अलग रंग की होंगी? ये देखना है, ठीक है जी। देखिए 7 में से हमने क्या करा, एक गेंद निकाली, फिर 3 में से एक गेंद निकाली, ठीक है, और टोटल है 10 गेंद में से कुल मिलाकर 2 गेंद निकाली, ठीक है। जब हल करेंगे तो ये 7/15 वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्यक्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिनमें से प्रत्येक दिन 16 घंटे काम करके 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की कार्यक्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करे? देखिए हाँ, यहाँ पर हमने आपको सभी क्वेश्चन कराए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वहीं पर मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल को 1 मिनट में आगे निकल जाती है ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर हमें निकालनी है दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। अब देखिए 72 में से 54 घटा दो तो 18 गुना 5/18 कर देंगे और समय कितना लग रहा है, 60 सेकंड। बस इसे हल करना, मात्र इसे हल करना, ठीक है भैया। तो यहाँ पर कितना आया, 6×5 = 30, 300 मीटर की दूरी है। कितनी है, 300 मीटर की दूरी है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने एक तरह से इस पेपर के 160 क्वेश्चन देखे हैं। केवल एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कमेंट करने के लिए छोड़ा है, उसे भी हम बता देंगे। अगले पेपर जब कराएंगे तो उसे भी आपको हल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता आप पर और अगर हो जाता है तो बेस्ट ऑफ लक। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा वो तो हम कमेंट बॉक्स में ही आपको कमेंट करके बता देंगे। आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। आगे भी हम इसी तरह से आपके लिए सॉल्यूशन लाते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।